नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपना सिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है हीमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल एंड ऑन्कोलॉजी। तीनों सिस्टम कंबाइन चल रहे हैं और आज ये थर्ड वीडियो है सिस्टम की। और बच्चों जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा दो भाई, वीडियोस को जो है अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक कमेंट करो, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो क्या नहीं पसंद आ रहा है वो बताओ, ताकि कुछ ऐड ऑन किया जा सके। और जो नए यूज़र्स हैं वो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट विद पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज अबाउट अ स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम। विच फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ निकोटीन शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द ग्रुप। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज क्या होती हैं? पेरिफेरी का क्या मतलब है? जो हमारे हाथ पैर वाली बातें हैं, जो पेरिफेरी जो बाहर की साइड है, ठीक है, वहाँ पे जो हमारी ब्लड सप्लाई है उसका कम हो जाना, उसका रुक जाना, तो वो जो है उसको हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है, जो मेन कॉज रहता है, वो स्मोकिंग रहता है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर कॉज फॉर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। और स्मोकिंग ये कह रहा है कि क्या ऐसा इफेक्ट है जो स्मोकिंग से होता है, मतलब स्मोकिंग में क्या होता है, केमिकल निकोटीन होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो निकोटीन डालता है। ऑप्शन ए, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स एंड डायलेट द डीप वेसल्स। Constriction of peripheral vessels increases the force of flow. Then dilatation of superficial vessels causing constriction of collateral vessels. And D, dilatation of peripheral vessels cause reflex constriction of visceral vessels. अब देखिए यहाँ पे जो है, जो पेरिफेरल वेसल्स होती हैं हमारी, पेरिफेरल वेसल्स की ये कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। तो जो फ्लो की फोर्स है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है? अगर यहाँ से कोई चीज़ आराम से जा रही थी जो अपनी नॉर्मल उसमें, और अगर हमने वहाँ पे क्या कर दिया, कोई कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी, तो यहाँ फोर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, इस फोर्स इंक्रीज होने से यहाँ पे पेन, और अगर इस पार्ट में फिर ब्लड नहीं पहुँच रहा है जिसकी वजह से जो है डिकलरेशन ऑफ द पार्ट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो जो निकोटीन कॉज करता है वो पेरिफेरल वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, और जो फ्लो है, फोर्स उसकी इंक्रीज हो जाती है, वो वेसल्स पे ज़बरदस्त प्रेशर डाल रही होती है क्योंकि उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो यही इफेक्ट जो है निकोटीन कॉज करता है। सुपरफिशियल वेसल्स और डायलेट नहीं करता है डीप वेसल्स को। ये जो है डीप वेसल्स पे ये इफेक्ट डालता है और मेनली उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ना कि डायलेट। और कोलेटरल सर्कुलेशन यहाँ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शंस नहीं होंगे, तो बी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is caring for the client with chronic occlusive arterial disease. What precipitating cause is the nurse most likely to identify for development of ulceration and gangrenous lesions? ये कह रहा है कि पेशेंट है जिसको क्रोनिक ऑक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज है, मतलब जो आर्टरीज हैं उनमें क्या है, ऑक्लूजन्स हैं, जिसके चलते क्या हुआ है कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नर्स डिटरमाइन करेगी कि इस डिजीज़ के चलते पेशेंट को अल्सरेशन या गैंग्रेनियस लेजन्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ऑप्शन ए, इमोशनल स्ट्रेस विच इज शॉर्ट लिव्ड, पुअर हाइजीन एंड लिमिटेड प्रोटीन इंटेक, सी स्टिमुलेंट सच एज कॉफी, टी एंड कोला ड्रिंक्स, एंड डी ट्रॉमा फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल सोर्स। यहाँ पे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? अल्सरेशन एंड गैंग्रीन। अल्सरेशन और गैंग्रीन कब रिजल्ट करेगी? कि जब कोई चोट लग गई है और वो चोट इतनी गहरी हो गई है कि वो हील नहीं कर रही है, तब वहाँ पे अल्सर्स होंगे, और अल्सर्स भी एक टाइम पे आके सड़ने लग जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? गैंग्रीन होगा। तो ये क्या है? अगर ट्रॉमा होती है और साथ में क्या है, क्रोनिक ऑक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज है, तो जैसे पैर में चोट लग गई, जैसे डायबिटीज में मेनली होता है, पेशेंट को पता नहीं लग रहा है कि पैर में चोट है, अब वो घाव क्या है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अल्सरेट कर रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, और फिर एक टाइम ऐसा आ रहा है कि उसने जो है पूरी ब्लड सप्लाई वहाँ की खराब कर दी है, वेसल्स खराब कर दी हैं, नर्व्स खराब कर दी हैं, जिसके चलते क्या हो जाएगा? गैंग्रीन की कंडीशन में रिजल्ट करेगा। तो डी राइट आंसर होगा। इमोशनल स्ट्रेस से अल्सरेशन वगैरह नहीं होता है,
पुअर हाइजीन और लिमिटेड प्रोटीन इंटेक से हीलिंग डिलेड होगी, ना कि अल्सरेशन में रिजल्ट करेगा। स्टिमुलेंट सच एज कॉफी ये और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाएंगे। ये होने के बाद अगर हम ये ऊपर वाली चीजें कर रहे हैं तब उसको क्या करेगा और एनहेंस करेगा। तो यहाँ डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हु हैड सर्जरी 24 hours ago reports pain in calf. Assessment reveals redness and swelling at the site of discomfort. What should the nurse do? एक पेशेंट है जिसको 24 घंटे हो गए हैं सर्जरी हुए और अब वो काफ मसल्स जो होती हैं उनमें पेन की कंप्लेंट कर रहा है। असेसमेंट पे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग हो गई है। तो क्या करेगी नर्स? ऑप्शन ए, कीप बोथ लेग्स डिपेंडेंट। बी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। C, apply a warm sock to the left calf. And D, administer the prescribed analgesics. ये जो साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं ये थ्रोम्बोसिस के थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के सिम्टम्स हैं कि जो थ्रोम्बस डेवलपमेंट हो गई है। और ऐसे केस में जब थ्रोम्बस डेवलप होता है तो फिजिशियन को नोटिफाई करना है और जब तक फिजिशियन नहीं आ जाता तब तक लेग्स को एलिवेटेड और स्टिल रखना है, रेस्ट पे रखना है। तो यहाँ बी ए डिपेंडेंट पोजीशन में नहीं रखना है। वार्म सॉक या कोल्ड सॉक जो है कोई भी अप्लाई नहीं करनी है विदाउट द फिजिशियन ऑर्डर। और सेम विद एनाल्जेसिक है कि जब तक फिजिशियन नहीं ऑर्डर कर रहा है तब तक हमें नहीं देना है। तो बी राइट आंसर होगा। इस तरीके के जब क्वेश्चंस होते हैं ना तो इनको सोल्व करने की ये ट्रिक है कि आप ऐसा ऑप्शन देखिए कि जहाँ पे नर्स इंडिपेंडेंट फंक्शन कर पा रही है, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन जहाँ पे उसको फिजिशियन के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अब दवाई देने में भी है और कोई भी जो है वार्म हॉट कंप्रेस अप्लाई करने में भी उसे ऑर्डर की ज़रूरत है। तो पहले इन्फॉर्म करना बनता है, उसके बाद ही कोई इंटरवेंशन बनेगी और वो भी ऑन द ऑर्डर ऑफ फिजिशियन। तो बी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is teaching a client about the use of anti-embolism stocking. What instruction should the nurse include? Anti-embolism stocking के जो client है उसकी क्या जो instruction है include करनी है? Option A, keep the stocking on 2 hours and off 2 hours. Then wear the stocking only at bedtime when activity lessens. Put the stocking on before getting out of the bed and leave the stocking in place until the healthcare provider advise otherwise. यहाँ पे एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स का मतलब है जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट हैं जिनमें जो फ्लो ब्लड है वो ओक्लूड हो रहा है और एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स उन पेशेंट्स को दी जाती है। तो ये स्टॉकिंग का यूज़ जनरली जब पेशेंट बेड से उठ रहा है उस टाइम पे करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड की पूलिंग है, वीनस स्टेसिस हो जाता है इस केस में, जो पूलिंग ऑफ ब्लड है वो हो जाता है। तो उस पूलिंग को अवॉइड करने के लिए जब पेशेंट बेड से उठता है तभी एक्टिविटी हो रही है लेग में, तो उस चीज़ को जो पूल ना हो, ब्लड एक जगह पे इकट्ठा ना हो, उस चीज़ के लिए क्या करना है, ऑन स्टॉकिंग्स पहननी है बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग। 2 घंटे पहनने से 2 घंटे निकालने से जो है वो डिपेंडेंट एडिमा डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये नहीं होगा। ओनली बेड टाइम जब एक्टिविटी कम है उससे पर्पस सोल्व नहीं होगा, ये एक्टिविटी के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है। लीव द स्टॉकिंग इन प्लेस अंटिल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स अदरवाइज। जो है ऐसा नहीं है कि इसको रखना ही है जब नहाना है या बाकी सारी एक्टिविटीज़ है उस टाइम पे जो है स्टॉकिंग्स को रिमूव भी करना होता है। तो पूरा पहनना ऑल द टाइम पहनना इज नॉट द सॉल्यूशन। तो यहाँ सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स thigh high anti-embolism stocking for the client with varicose vein. The client's thigh are heavier than the lower legs and stocking fit on the lower leg but are causing discomfort and indentation on the upper thigh. What should the nurse do? एक पेशेंट है जिसको थाई हाई, मतलब जो एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स है वो थाई तक पहनने के लिए बोला गया है। पेशेंट की हैवी जो थाई हैं वो हैवी हैं और जो स्टॉकिंग्स है वो लोअर लेग तक ही आ रही हैं, मतलब थाइस तक वो जा नहीं रही हैं। और जो है वो अपर थाई पे अगर पहन रहा है पेशेंट तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट और इंडेंटेशन मतलब जो है निशान दे रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि बहुत टाइट है अपर थाई के लिए। तो इसमें नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए, रिप्लेस द थाई हाई स्टॉकिंग विद नी हाई स्टॉकिंग। ये फिजिशियन के ऑर्डर के बिना ये नहीं कर सकती है। लीव द एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग ऑफ टू प्रिवेंट द टिश्यू डैमेज।
ऐसा भी नहीं है कि एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग पहनानी ही नहीं है, वो और ज़्यादा क्या करेगा, एम्बोलस में डेवलप हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। रोल द टॉप ऑफ द स्टॉकिंग टू लिमिट द पॉप्लेटियल प्रेशर, अगर टॉप को रोल कर दिया तो जो उसका पर्पस है थाई तक भी जाने का वो सोल्व नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। आज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्टॉकिंग, ये रहेगा कि थाई का एरिया जो है इलास्टिक बैंडेज से कवर कर दे और जो स्टॉकिंग है वो नीचे के एरिया में रहे, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली भी आती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। तो जो है नर्स को दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है कि काम भी चल जाए, पेशेंट की कॉस्ट भी अफेक्ट ना हो, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। डिससेमिनेटेड का मतलब क्या है, फैला हुआ, इंट्रावेस्कुलर वेसल्स में कोएगुलेशन का मतलब है क्लॉटिंग, कोएगुलेट होना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये ब्लड वेसल की बात करूं तो यहाँ पे जगह जगह जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स ने क्या बना दिए हैं, बॉडी में क्लॉट्स, माइनर माइनर क्लॉट्स बना दिए हैं, जो कि क्या कहलाता है, TIC। ये किसी इन्फेक्शन वगैरह के चलते होता है। जनरली आफ्टर प्रेगनेंसी अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्टिल बर्थ है, या फिर अबॉर्शन के बाद DIC होने के चांसेस हो सकते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो उस चीज में क्या यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा। ऑप्शन ए, मॉनिटर फॉर होमेन साइन, बी, अवॉइड गिविंग IM इंजेक्शन, सी, टेक टेम्परेचर वाया रेक्टल रूट, एंड डी, अप्लाई सिक्वेंशियल कंप्रेशन स्टॉकिंग। देखो यहाँ स्टॉकिंग का कोई पर्पस नहीं है क्योंकि DIC है, होमेन साइन DVT में होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, तो ये भी नहीं होगा। अब जो है टेम्परेचर का यहाँ कहीं जिक्र नहीं हुआ है और रेक्टल रूट से लेना नहीं है। हर एक चीज जो कि क्या कर सकती है, ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। रेक्टल एरिया इज वेरी वेस्कुलर ऑर्गन, और रेक्टल से अगर हमने थर्मोमीटर से कुछ एब्रेशन हो गया तो ब्लीडिंग में रिजल्ट कर सकता है, तो रेक्टल नहीं लेंगे। IM इंजेक्शंस को क्या करना है, अवॉइड करना है, ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि IM इंजेक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, पियर्स कर रहे हैं, और IM इंजेक्शन में भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ हमें हर उस चीज का ध्यान रखना होगा जहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों ध्यान रखना होगा? क्योंकि ब्लड में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, जो हमारे प्लेटलेट्स थे, उन सारों ने तो मिलके क्या बना लिया, क्लॉट्स ऑलरेडी बना लिए हैं। अब जो हमारा ब्लड है वो खाली खाली घूम रहा है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, या बहुत कम क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ, या बहुत कम प्लेटलेट्स के साथ। तो अब अगर चोट लग गई तो वो सीवियर ब्लीडिंग में रिजल्ट करेगी। समझ रहे हैं बात, कि जितना स्टॉक था वो यूज हो गया, अब थोड़ा सा ही स्टॉक पड़ा है, और अब अगर ब्लीड करेगा तो इतना स्टॉक नहीं है कि वो उसको रोक सके, वो उसको जो है रोका जा सके। तो इस केस में हमें क्या करना है, IM इंजेक्शंस नहीं देने हैं। किसी भी ब्लीडिंग होने वाली चीज का हमें खासकर ध्यान रखना है। Next, the client is admitted with a higher than expected red blood cell count. What physiological alteration does the nurse expect will result from this finding? Higher RBC, हायर RBC को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। ये जनरली जो है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ऐसा हो सकता है। जब हमारे बॉडी में RBC का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक बात देखिए, RBC का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो जब पॉलीसाइथीमिया वगैरह होता है तो छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्लड जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो RBC ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। और इन पेशेंट्स का HB 18 से 20 इतना जो है वो रहता है। इन पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि आपको रेगुलर तौर पे फ्लेबोटमी करना होगा, मतलब या तो ब्लड डोनेट करते रहिए, या जो है बीच बीच में आपको ब्लड निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि जो है RBC बहुत ज़्यादा है बॉडी में। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज सीरम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉरी pH पे फर्क नहीं पड़ता है। डिक्रीज हिमेटोक्रिट बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि RBC बढ़ रहे हैं। इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन, तो यहाँ ब्लड का जो गाढ़ापन है वो बढ़ेगा। डिक्रीज्ड इम्यून रिस्पॉन्स पे इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, RBC की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगी, तो C राइट आंसर होगा। Next, the client is diagnosed with Hodgkin's disease. Which lymph node does the nurse expect to be affected first?
यहाँ पे कह रहा है कि हॉटकिंस डिजीज है। हॉटकिंस डिजीज मैंने कल बताया था, लिम्फ नोड्स के जो कैंसरस कंडीशन है उसको बोलते हैं। और हॉटकिंस डिजीज में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, रीड स्टेनबर्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी क्या खासियत होती है कि ये सिस्टमेटिक वे में बढ़ती है, मतलब एक पार्ट को अफेक्ट कर दिया उसके बाद दूसरे पार्ट को बढ़ेगी, तीसरे पार्ट को बढ़ेगी। इसके उल्टा नॉन हॉटकिंस डिजीज किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है और उसमें ये रीड स्टेनबर्ग सेल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कौन सी लिम्फ नोड सबसे पहले अफेक्ट होगी। तो यहाँ जो सबसे पहले अफेक्ट होगी वो सर्वाइकल होगी, सर्वाइकल के बाद एक्सिलरी होती है, एक्सिलरी के बाद मीडियास्टिनल एंड देन इंग्वाइनल। तो यहाँ ए सर्वाइकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what group of clients should the nurse anticipate to have high incidence of non-Hodgkin's disease? नॉन हॉटकिंस डिजीज किस में सबसे ज्यादा होती है, चिल्ड्रन, ओल्डर अडल्ट, यंग अडल्ट एंड मिडल एज पर्सन। ये जनरली अबव 60 ईयर ओल्डर अडल्ट में ज्यादातर देखने को मिलती है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद हॉटकिंस डिजीज अबाउट रेस्पॉन्स टू होल बॉडी रेडिएशन, विच क्लिनिकल इंडिकेटर इंक्रीज शुड द नर्स इंक्लूड। हॉटकिंस डिजीज में कह रहा है अबाउट रिस्पॉन्स टू होल बॉडी रेडिएशन, कि अगर बॉडी में रेडिएशन दी जा रही है तो कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर इंक्रीज करेगा, शुड द नर्स इंक्लूड। ठीक है, ब्लड विस्कोसिटी हॉटकिंस डिजीज में अफेक्ट नहीं होती है। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन ये होगा, क्यों, क्योंकि लिम्फ नोड्स में क्या है, कैंसरस ग्रोथ है और लिम्फ नोड हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो अब जो है वहां पे इन्फेक्शन से प्रोन हो जाएगी बॉडी, तो ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्फेक्शन विल इंक्रीज। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जो हैं हॉटकिंस डिजीज में नहीं होते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा. The client asks, why do I have an increased tendency to develop blood clots? Which effect of this polycythemia vera should the nurse explain increases the risk of thrombosis? पॉलीसाइथीमिया वेरा एक कैंसरस टाइप की कंडीशन ही कह लीजिए, जहाँ पे जो आरबीसी की प्रोडक्शन है बहुत ही हाई होती है, जो हमारी बोन मैरो होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो ये कह रहा है, और क्या ऐसा कारण है कि इस पॉलीसाइथीमिया वेरा में कि बॉडी जो है ब्लड क्लॉट्स बनाने लग जाती है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन ए, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी, फ्रेजिलिटी ऑफ ब्लड सेल्स एंड इमेच्योरिटी ऑफ ब्लड सेल्स। पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि यहाँ पे क्या है, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, गाढ़ा हो जाता है और इतना गाढ़ा हो जाता है कि फिर जो है गुच्छे से फॉर्म करने लग जाता है, जिससे कि क्या है, क्लोटिंग होने लग जाती है ब्लड की। तो ये इंक्रीज्ड विस्कोसिटी होना इस चीज को लीड करता है। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हु हैज स्प्लीनेक्टमी, फॉर विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स स्पेसिफिकली असेस द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। जो हमारा स्प्लीन होता है जो है ये क्या करता है, स्प्लीन इसको हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब आरबीसी यहाँ आके मरते हैं, आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन में होता है। दूसरा जो है ये हमारे डब्ल्यूबीसी को और लिम्फोसाइट्स को स्टोर करती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। तो स्प्लीन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल बॉडी में प्ले करती है। तो स्प्लीनेक्टमी होने के बाद इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। स्प्लीन एक हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है, स्प्लीनेक्टमी के बाद हो सकता है कि बहुत ब्लीडिंग होने के चांस हो, और ब्लड अगर हो गया तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, तो डी राइट आंसर होगा। इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नहीं पता लगेंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एकदम से पेट का फूल जाना वो इमीडिएटली जो है वो पता लग सकता है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज अ स्प्लीनेक्टमी आफ्टर मोटर व्हीकल कोलिजन, व्हाट इज द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सर्जरी। स्प्लीनेक्टमी हुआ है जो तो यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है, स्प्लीनेक्टमी जो है हमारा जो लेफ्ट लोअर लंग होता है, अगर स्प्लीन की बात करें तो यहाँ अगर ये जो लेफ्ट लोअर लंग के यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो जब स्प्लीनेक्टमी कर दिया तो यहाँ पे हो सकता है कुछ क्या हो, यहाँ हमने क्या दिया है, इंसिजन दिया है, और अब पेशेंट को जब ब्रीद हो रहा है, जब
इंस्पायर कर रहा है या एक्सपायर कर रहा है, उस टाइम पे पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो जिसकी वजह से पेशेंट पूरा सांस ना लेके कम कम इंस्पायर एक्सपायर करेगा उस पेन से बचने के लिए। जब वो कम कम करेगा तो जो लंग्स हैं उनको प्रॉपर क्या नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी, तो वही इसका इफेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप बात कि अगर ये लंग है, जनरली लेफ्ट लोअर लंग जो है वो स्प्लीन के पास में आती है, तो जब स्प्लीन को हटा दिया तो यहाँ पे क्या दिया होगा, इंसिजन दिया होगा। अब पेशेंट जब इंस्पायर करेगा, इंस्पायर करने पे छाती फूलती है, चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होती है, तो जब ये एक्सपेंड होके इसको टच करेगी तो पेशेंट को क्या होगा, पेन फील होगा। तो जिससे बचने के लिए वो पूरा सांस नहीं लेगा ताकि वो इस तक ना पहुंचे, और पूरा सांस छोड़ेगा भी नहीं, जिसके चलते क्या होगा, एक स्टेज आ जाएगी जहां पे लंग को प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, वही इसकी जो है कंसर्न का फैक्टर होगा। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की जरूरत नहीं होती है इसमें। एडिक्वेट लंग एयरेशन इज द कॉज, इसके कारण ब्लड वॉल्यूम का डिक्रीज होना इज नॉट द कॉज, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज अ लो हीमोग्लोबिन लेवल which is attributed to the iron deficiency anemia. Which food should the nurse recommend that the client increase in the diet? एक पेशेंट है जिसको हीमोग्लोबिन लो है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, तो कौन सा फूड जो है खाना जो है डाइट में इंक्लूड करना है? स्पिनक, पालक इज वेरी मच हाई इन प्रोटीन, सॉरी आयरन, तो ये रहेगा, स्पिनक रहेगा। ब्रोकली में इतना जो है आयरन नहीं होता है तो ये नहीं होगा। बीफ लिवर जो नॉन वेज होता है उसमें काफ़ी आयरन कंटेंट होता है, और बीन्स भी हाई इन आयरन होती है, तो ये भी रहेगा। चिकन ब्रेस्ट इज नॉट हाई इन आयरन, इट इज़ हाई इन प्रोटीन, तो ये नहीं होगा। सो ए, सी एंड डी आर द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, while being prepared for the surgery for a ruptured spleen, the client complains of feeling light-headed, पेल हो गया है, पल्स रैपिड हो गई है, तो क्या कंक्लूड करेंगे? स्प्लीन रप्चर है, ठीक है, स्प्लीन रप्चर है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई होगी जिसकी वजह से सिम्टम आ रहे हैं, तो क्या कंक्लूड करना है? हाइपर वेंटिलेटिंग, गोइंग इनटू शॉक, एक्सपीरियंस एंग्जाइटी, डेवलपिंग एन इन्फेक्शन। ये हाइपर वेंटिलेशन के साइन नहीं है। हाइपर वेंटिलेशन में तो जो है पल्स का, सॉरी रेस्पिरेशन का रैपिड और जो है फास्ट हो जाना होता है, यहाँ रैपिड और फास्ट हो जाना और डीप हो जाना होता है, तो ये यहाँ पे रेस्पिरेशन का कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो शॉक में पेशेंट जा रहा है, दिस इज द साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse provide home care instruction to the client with systematic lupus erythematosus and tell the client about methods to manage fatigue. Which statement by the client indicate a need for further instruction? Further instruction की need कब है? सिस्टमेटिक लूपस इरिथमेटस है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है वो रहता है, ये बॉडी के किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकता है, बीइंग इट्स स्किन, बीइंग इट्स जो हमारा ब्लड है, और जो हमारी किडनीज हैं, लीवर है, किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि फैटिग उनको बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण, तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पे फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है? ऑप्शन ए, I should take hot bath because they are relaxing. I should sit whenever possible to conserve my energy. I should avoid long period of rest because it causes joint stiffness. I should do some exercise such as walking when I am not fatigued. ये बात ठीक है कि जब फटीग नहीं है तब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है ताकि जॉइंट स्टिफनेस ना हो, और ज़्यादा समय तक रेस्ट भी नहीं देना है सेम जॉइंट की स्टिफनेस को अवॉइड करने के लिए, और कंजर्व भी करनी है एनर्जी, ज़्यादा थकना भी नहीं है, तो ये तीनों बातें ठीक है। ये गलत है। क्यों गलत है? आपने भी कभी देखा होगा कि जो हॉट वाटर से है ना, हम बहुत ज़्यादा थके या बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड जो है वो महसूस करते हैं, हमारी बॉडी की जैसे एनर्जी ही कम हो गई है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर गर्म पानी में नहा लें तो वो क्या होता है कि एनर्जी जो है वो डिप्लीट होती है फ्रॉम बाय द हॉट वाटर, वो इस केस में जो है नहीं रिस्क लेना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ए। Next, the nurse is assisting in planning care for the diagnosis of immunodeficiency. What incorporate which action the nurse should incorporate which action as the priority? एक पेशेंट है जिसको इम्यूनोडेफिशिएंसी है, तो प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा?
प्रोमोटिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इम्यूनो डेफिशिएंसी तो इन्फेक्शन के प्रोन होगा और यही प्रायोरिटी रहती है, बाकी तीनों चीज जो है वो प्रायोरिटी नहीं रहेंगी। सो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट विथ AIDS is diagnosed with cutaneous Kaposi sarcoma. Based on this diagnosis, the nurse understands that this has been confirmed by which finding? Confirmed पूछा गया है, ठीक है। कैपोसिस सार्कोमा क्या होते हैं? रेडिश ब्लू लेजन्स होते हैं जो जर्नली पैरों से शुरू होते हैं और उसके बाद जो है असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ये लेजन्स जो हैं डीप होते होते अल्सर्स तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये कैपोसिस सार्कोमा एड्स में जनरली प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन पूछा गया है किससे होगा? स्वेलिंग इन द जेनिटल एरिया, स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटी, पॉजिटिव पंच बायोप्सी एंड अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्लू लेजन्स। तो यहाँ कंफर्मेशन हमेशा ही क्या होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा और इसमें से एक ही ऑप्शन डायग्नोस्टिक टेस्ट का है, वो है बायोप्सी। सो सी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse caring for the client who is taking aminoglycoside should monitor the client for which adverse side effect? aminoglycoside एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। अमीकासिन हो गया या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, सारी अमाइनोग्लाइकोसाइड में आती हैं। इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? सीजर्स, ओटोटॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी, डिसरिदमियाज एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो ऑटोटॉक्सिसिटी प्रेजेंट होता है, हमने हमेशा स्ट्रेप्टोमाइसिन के केस में भी देखा है कि हियरिंग लॉस जो है वो रिजल्ट हो सकता है। किडनी के लिए भी जो है खतरनाक होती है और डिसरिदमियाज भी कॉज कर सकती है। तो बी, सी एंड डी आर द राइट ऑप्शन है। Next, the nurse is caring for post-renal transplant patient taking cyclosporine. The nurse note increase in which of the vital sign? Client is complaining the headache. Which sign is most likely increase? Cyclosporine जो कि एक इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट है, इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है और जहाँ पे पेशेंट के जो साइन है ये भी हाइपरटेंशन की तरफ रिजल्ट कर रहे हैं, तो हम क्या मेजर करेंगे? बीपी मेजर करेंगे टू डिटरमाइन द हाइपरटेंशन। Next, the nurse is assigned to care for the client with cytomegalovirus retinitis and AIDS who is receiving Foscarnet and antiviral medication. The nurse should monitor the result of which laboratory study when the client is taking this medication. जो फॉस्कारनेट है दी जा रही है एंटीवायरल एजेंट, ये क्या करता है? ये हमारी किडनी को डैमेज करने की टेंडेंसी रखता है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगे क्योंकि इनके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, ये फाइंडिंग के आधार पे होती हैं दवाइयों के साइड इफेक्ट। तो ये इस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है, किडनी डैमेज करता है। तो यहाँ किडनी डैमेज से रिलेटेड देखिए CD4 एंड टी काउंट, ये तो किसके लिए करते हैं? हम इम्यून में करेंगे, यहाँ नहीं होगा। लिम्फोसाइट भी नहीं होगा, सीरम एल्ब्यूमिन भी नहीं होगा, यहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन रहेगा किडनी डैमेज को देखने के लिए, डी। नेक्स्ट, the client has been admitted with active rectal bleeding. He has been typed and cross-matched for 2 units of packed RBC. Within 10 minutes of the admission, the client faints and gets when getting out of the bed. The nurse notifies the healthcare provider who orders a unit of blood immediately. The nurse should expect which type of RBC will be used. ये कह रहा है एक पेशेंट है जिसको एक्टिव रेक्टल ब्लीडिंग थी, उसको फिजिशियन ने बोला कि 2 यूनिट पैक्सेल मतलब आरबीसी ट्रांसफ्यूज होंगे। अब पैक्सेल ट्रांसफ्यूजन से पहले उसका ब्लड भेजा गया क्रॉस मैचिंग और HLA टाइपिंग के लिए, लेकिन ब्लड जो भेजा गया उसके 10 मिनट के अंदर ही पेशेंट को क्या हो गया? फेंट कर गया पेशेंट। अब फिजिशियन कह रहा है कि जल्दी से ब्लड चढ़ाना है, लेकिन जो ब्लड क्रॉस मैचिंग वगैरह हो उसमें 1 से 1.5 घंटा जो है रिपोर्ट आने में लग जाता है। लेकिन इमीडिएट अगर ब्लड चढ़ाना है तो सेफेस्ट ऑप्शन इसमें से क्या रहेगा? ए नेगेटिव। अभी हमें पेशेंट का ब्लड ग्रुप नहीं पता है क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई है। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। तो O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, ये ब्लड ग्रुप जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं, डी। Next, the nurse should instruct the client to eat which of the following food to obtain best supply of vitamin B12. Vitamin B12 जो कि कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? इलियम में एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि कहाँ से सप्लाई होते हैं? पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा उनको सिक्रेट करता है। तो B12 के रिच फूड कौन से हैं? होल ग्रेन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, ब्रोकली एंड ब्रूसेल्स। ये मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, तो सी राइट आंसर होगा।
Next, the client comes to the health clinic 3 years after undergoing a resection of terminal ileum and tell the nurse that he has weakness, shortness of breath and sore tongue. Which client statement indicate the need for intervention and client teaching? एक पेशेंट है जिसको 3 साल पहले टर्मिनल इलियम का रिसेक्शन हुआ था, अब उसको वीकनेस हो रही है, ब्रेथ शॉर्टनेस हो रही है, सोर टंग हो रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे नीड फॉर फर्दर टीचिंग की जरूरत है? ऑप्शन ए, आई हैव बीन ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, आई हैव बीन गार्गलिंग विद वार्म वाटर फॉर माई सोर थ्रोट, सोर टंग, आई हैव 3 to 4 लूज स्टूल पर डे, आई टेक विटामिन डी टैबलेट एवरी डे। अब जो विटामिन डी है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? इलियम में। अब चाहे टैबलेट लोगे तो घूम फिर के कहाँ जाएगी? वो इलियम में जाएगी, और इलियम तो क्या है ही नहीं, तो एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये तरीका पेशेंट का विटामिन B12 लेने का गलत है। इसके बजाय क्या कर सकते हैं? इंजेक्टेबल फॉर्म में विटामिन B12 दे देंगे जो कि एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड के थ्रू, ना कि इलियम तो जो है पार्ट होता ही नहीं है जहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वो पार्ट तो हटा दिया गया है, तो ओरल टैबलेट लेने का कोई यूज नहीं है। तो डी राइट आंसर रहेगा कि जो टैबलेट लेना जो है वो इज नॉट द सोर्स की विटामिन B12, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग पैक्ड RBC टू द क्लाइंट, द नर्स शुड फर्स्ट, पैक्ड RBC दे रही है तो सबसे पहले क्या करना है? डिसकंटिन्यू द IV कैथेटर इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकर, एडमिनिस्टर PRBC थ्रू परक्यूटेनियसली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन, फ्लश PRBC with 5% dextrose and normal saline, stay the client with the client during the first 15 minutes of infusion। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि क्या है, उसको कोई रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रिंग करते हुए क्या करना है, तो पेशेंट के साथ रहना है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन होनी है तो इस टाइम पे दिख जाती है, तो पेशेंट के साथ जो है वो स्टे करना है शुरुआती टाइम पे, और वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है, तो डी राइट आंसर होगा। Next, the client is to receive Aptoin injection. Which laboratory value should the nurse assess before giving the injection? Aptoin injection किसके लिए दे रहे हैं? हम HB इंक्रीज करने के लिए दे रहे हैं, तो HB के लिए हमें इसमें से कौन सी चीज देखनी होगी? हेमाटोक्रिट, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन एंड प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पे हमें हेमाटोक्रिट देखना होगा। हेमाटोक्रिट अगर कम है तो हम एप्टोइन दे सकते हैं ताकि HB बढ़े और हेमाटोक्रिट भी बढ़े, तो ए राइट आंसर होगा। Next, the client who has received 25 ml of PRBC has low back pain and pruritus. After stopping the infusion, the nurse should take which action first? एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको थोड़ा ही जो है रेड ब्लड सेल्स गए थे, अब पेशेंट को लो बैक पेन हो रहा है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, प्रूराइटिस हो रहा है, स्टॉप कर दिया इन्फ्यूजन। अब नेक्स्ट क्या करना है? ये साइन क्या शो कर रहे हैं? हीमोलाइसिस के साइन है, रिएक्शन के साइन है ये, और हीमोलाइसिस के टाइम पे लो बैक पेन जो है बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है, तो इन्फ्यूजन तो बंद करना है। इन्फ्यूजन बंद करने के बाद क्या करना है? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीहिस्टामिन एंड एस्पिरिन, कलेक्ट ब्लड एंड यूरिन सैंपल एंड सेंड टू द लैब, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड डायूरेटिक, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड वैसोप्रेसर। यहाँ एस्पिरिन हमें नहीं देना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ एस्पिरिन ऐड कर दिया गया है। ब्लड और यूरिन सैंपल भेजने हैं लैब में ये देखने के लिए कि हीमोलाइटिक रिएक्शन है या नहीं है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके बाद करनी है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हु हैज डेवलप्ड अ हेमरेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हेमरेज हुआ है तो किसके लिए देखना है? टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज्ड PaCO2, नैरोड पल्स प्रेशर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है मतलब प्लेटलेट्स का कम हो जाना, प्लेटलेट का कम हो जाना ब्लीडिंग को क्या करता है? रिजल्ट करता है। तो ब्लीडिंग के टाइम पे क्या हो जाता है? टैकीकार्डिया हो जाता है। टैकीकार्डिया क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो बॉडी में जो ब्लड का लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस लेवल को पूरा करने के लिए हार्ट क्या करेगा? जोर जोर से पंप करने लग जाएगा कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए। तो वो जोर जोर से जब वर्क कर रहा है तो क्या हो जाएगा? बॉडी में टैकीकार्डिया होगा, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नर्स इज टू डिस्चार्ज द पेशेंट ऑन प्रेडनिजोन। प्रेडनिजोन एक क्या है? स्टेरॉइड है। कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द मेडिकेशन थेरेपी?
कि क्लाइंट ने जो है समझ लिया है। ऑप्शन ए, आई नीड टू टेक द मेडिकेशन इन डिवाइडेड डोज एट मॉर्निंग एंड बेड टाइम। पेशेंट को जनरली जो है मॉर्निंग में लेने के लिए बोलते हैं, बेड टाइम पे नहीं लेने के लिए बोलते हैं स्टेरॉइड, क्योंकि ये इंसोम्निया कॉज करते हैं, मतलब उसको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस और लैक ऑफ स्लीप कॉज करते हैं, तो बेड टाइम पे नहीं लेने के लिए बोलते हैं। आई टेक टू 40 mg ऑफ प्रेडनिजोन 2 मंथ एंड देन स्टॉप। एकदम से कभी भी स्टेरॉइड को हम स्टॉप नहीं करते, क्या करते हैं, टेपर डाउन करते हैं, धीरे धीरे हम कम करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आई नीड टू वियर और कैरी आइडेंटिफिकेशन दैट आई एम टेकिंग प्रेडनिजोन एंड आई विल गिव एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। पेशेंट को कोई जो है लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती है, कोल्ड एंड फ्लू लाइव वैक्सीन होती है, क्योंकि प्रेडनिजोन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, और अगर हमने लाइव वैक्सीन दे दी तो जिस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए हमने दी थी वही पेशेंट को कॉज हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। हाँ, उसको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन वेयर करना है, कैरी करना है, ताकि अगर कभी कोई इंजरी हो या कोई इन्फेक्शन हो या कहीं पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उसको पहले से ही फिजिशियन को पता हो कि स्टेरॉइड पे पेशेंट है और एडिशनल स्टेरॉइड देते हुए जो है ध्यान रखा जाए, तो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर प्लेटलेट्स। द नर्स शुड, प्लेटलेट जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो क्या देखना है, एबीओ कंपैटिबिलिटी, प्लेटलेट स्लोली एडमिनिस्टर करना है, जेंटली रोटेट द बैग एंड यूज अ होल ब्लड ट्यूबिंग सेट। यहाँ पे एबीओ कंपैटिबिलिटी प्लेटलेट के लिए जरूरत नहीं होती, एचएलए टाइपिंग की जरूरत होती है, एबीओ कंपैटिबिलिटी की जरूरत नहीं रहती है। स्लोली नहीं, फास्ट करते हैं ताकि प्लेटलेट एग्रीगेट ना हो, ठीक है, टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन, उसको फास्ट फास्ट देते हैं। रोटेट करते हैं बैग को देने से पहले टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन। और होल ब्लड ट्यूबिंग सेट या सेपरेट ट्यूबिंग सेट, आईवी सेट, वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी पे डिपेंड करता है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द क्लाइंट विद एक्यूट डीआईसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लीडिंग विदाउट हिस्ट्री, ऑर्थोपनिया एंड हेमेचूरिया। मैंने बताया कि ब्लड के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स ने तो क्लॉट बना दिए, अब क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ना कोई हिस्ट्री ना कोई कॉज के साथ, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट विद DIC, ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज, administering heparin, administering warfarin and replacing depleted blood product। कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछा गया है, यहाँ पे जो कोमेडीन है, वारफेरिन है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है, वो इसमें कोई असर नहीं डालते, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो दिस इज राइट आंसर। The client is about to undergo bone marrow aspiration of sternum. Which of the following statements should the nurse include to provide information to the client about what the client will feel during the procedure? अब स्टर्नम से बोन मैरो एस्पिरेट कर रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बता रही है इसमें कि प्रोसीजर के टाइम पे आपको क्या फील होगा। ऑप्शन ए, यू विल फील अ वार्म सॉल्यूशन बीइंग वाइप्ड ओवर योर एंटायर फ्रंट फ्रॉम नेक डाउन टू द नेवल एंड ऑन टू योर शोल्डर। मतलब ये क्या है कि आपके एरिया प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ स्टर्नम से लेने के लिए सिर्फ स्टर्नम का एरिया प्रिपेयर करना होता है, ना कि पूरा फ्रंट एंड बैक, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। You will not feel the local anesthetic being applied because it will be sprayed on। ऐसा नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे दिया जाएगा प्रोसीजर के लिए। You will feel a पुलिंग टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड। ये होगा कि जब पेशेंट के स्टर्नम से बोन मैरो खींच रहे हैं ना, तो उसके एक पुलिंग टाइप की सेंसेशन प्रेजेंट होगी और पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा, तो सी राइट आंसर हो। नेक्स्ट, 24 hours after bone marrow aspiration, the nurse evaluate which of the following as an appropriate outcome। अभी जो है 24 घंटे हो गए हैं बोन मैरो एस्पिरेशन को, तो अप्रोप्रिएट आउटकम क्या होगा। ऑप्शन ए, द क्लाइंट मेंटेन्स बेड रेस्ट, बी, देयर इज रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द एस्पिरेशन साइट, सी, द क्लाइंट रिक्वायर मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन, एंड डी, देयर इज नो ब्लीडिंग एट द एस्पिरेशन साइट। अब यहाँ पे ब्लीडिंग ना होना ही जो है इसका अप्रोप्रिएट आउटकम होगा। बेड रेस्ट जो इतने लंबे टाइम तक नहीं, जनरली 2 या 3 घंटे तक मेंटेन रखने के लिए बोलते हैं। स्वेलिंग और रेडनेस का होना इज नॉट द एक्सपेक्टेड आउटकम, और इतना ज्यादा पेन की मॉर्फिन की जरूरत पड़े इज नॉट द एक्सपेक्टेड आउटकम, तो डी राइट आंसर होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।